हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका रोड टू सक्सेस की यूट्यूब चैनल पे। और आज एक बार फिर से मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ मैनक्यू सीरीज की एक और वीडियो के साथ। आज हम मैनक्यू सीरीज की चैप्टर 12 यानी कि द डिजाइन ऑफ द टैक्स सिस्टम को कवर करेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स की किताब, उसमें चैप्टर 12 द डिजाइन ऑफ द टैक्स सिस्टम है। बेसिक इंपॉर्टेंस रखता है ये आपके एग्जाम सेमेस्टर 1 के पर्सपेक्टिव से। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है। एक आधे क्वेश्चंस बन सकते हैं इससे, वो भी बन सकते हैं, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते। लेकिन ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक इन जनरल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका मैं एक प्रॉपर टॉपिक डिस्कशन क्लास भी करूंगा टैक्स डिजाइन सिस्टम का, कि टैक्स का पूरा फंडा क्या है, कैसे इंप्लीमेंट होता है, किस पे इंप्लीमेंट होता है, इंसिडेंस ऑफ टैक्स किसे कहते हैं, इम्पैक्ट ऑफ टैक्स किसे कहते हैं। ये जो सारे टर्मिनोलॉजीज है, इनके बीच का जो कंफ्यूजन है, वो मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा एक प्रॉपर टॉपिक डिस्कशन के क्लास में। मैंटू की चूंकि सीरीज चल रही है, हर चैप्टर को कवर करना है, तो इसलिए मैं चैप्टर 12 लेके आया हूँ आपके सामने। मैंने कुछ क्वेश्चंस रखे हैं यहाँ पे जो मैं डिस्कस करूंगा आज, ताकि जो भी आपकी जरूरत है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो यहाँ पे कवर हो जाए, कोई उसमें तकलीफ आप लोगों को ना हो। ऑलराइट। तो जो लोग सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट्स हैं, सेमेस्टर 6 के यानी कि बिल्कुल आखिरी सेमेस्टर, उनके सब्जेक्ट, उनके सिलेबस में एक सब्जेक्ट है पब्लिक फाइनेंस। पीएफ, पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस में ये टॉपिक बहुत वास्ट है, टैक्स वाला टॉपिक। तो मैं कुछ ही दिनों में पब्लिक फाइनेंस की टॉपिक्स भी स्टार्ट करूंगा, तो उसमें भी हम ये वाला कवर करेंगे, टैक्स सिस्टम को अच्छी तरह से। ओके। तो आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, 6th एडिशन की किताब है मेरे पास मैन, क्योंकि यदि आपके पास इससे पुरानी एडिशन या इससे नई एडिशन, तो आप लोग एक बार उस किताब को अपने सामने खोल के रखें, और जो क्वेश्चन का नंबरिंग है वो एक बार मैच कर ले, क्योंकि क्वेश्चन के नंबर्स में डिफरेंस हो सकता है। क्वेश्चन इज गोइंग टू बी द सेम, क्वेश्चन सेम रहेगा। ओके। नंबर्स का बस वो लोग ऊपर नीचे कर देते हैं, फिर करते हैं। ओके। तो चैप्टर 12 पार्ट 1 शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने लिया है यहाँ पे। क्या कह रहा है? द चैप्टर स्टेट्स दैट द एल्डरली पॉपुलेशन इन द यूनाइटेड स्टेट्स इज ग्रोइंग मोर रैपिडली देन द टोटल पॉपुलेशन। क्या हो रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स में जो बुजुर्गों की जो आबादी है, बुजुर्गों, एल्डरली यानी बुजुर्ग, बुजुर्गों की जो आबादी है, वो पूरी आबादी के कंपैरिजन में काफी तेज गति से बढ़ रही है। यानी कि अ, अगर मान लीजिए 100 लोग हैं, तो 100 लोगों में बुजुर्गों की संख्या ज्यादा है। ओके। इन पर्टिकुलर, अगेन यहाँ पे मैंने स्पेलिंग गलत कर दिया पर्टिकुलर का। इन पर्टिकुलर द नंबर ऑफ वर्कर्स इज राइजिंग स्लोली। यानी कि कहने का एक और मतलब ये बन सकता है कि जो कामकाजी लोग हैं, जो वर्कर्स है, उनकी आबादी धीरे धीरे बढ़ रही है, राइजिंग स्लोली। while the number of retirees is rising quickly। यानी कि जो लोग लेबर फोर्स में काम कर रहे हैं, जो लोग लेबर फोर्स में काम कर रहे हैं, जो वर्किंग है, उनकी आबादी धीरे धीरे बढ़ रही है। और जो रिटायरी है, जो रिटायर करने वाले लोग हैं, उनकी आबादी तेज बढ़ रही है, फास्टर। क्योंकि एल्डरली है सब, 60 62 जो भी उनका रिटायरमेंट एज है, उनको क्रॉस जल्दी कर रहे हैं। तो उनकी जो रिटायरी की जो गति है, वो फास्ट है। Now, concerned about the future of the social security, some members of the Congress propose होगा, okay, propose a freeze on the program। Okay, तो ये लाइन क्या कहना चाह रहा है कि concerned about the future of the social security। तो social security क्या है? तो यूनाइटेड स्टेट्स में एक प्रोग्राम चलता है जिसको सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम कहते हैं। इंडिया में भी चलता है, पर अलग अलग नामों से चलता है इंडिया में। ओके। सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम क्या होता है? सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम ये होता है कि जो लोग रिटायर्ड है, ओके, जो अब वर्किंग में नहीं है, जो अब काम नहीं करते, उनकी सिक्योरिटी के लिए जो सरकार है वहाँ की, वो कुछ मुआवजा देती है या कुछ पैसे देती है। ओके। या तो उनको मिलेगा, या तो उनके स्पाउस को मिलेगा, या मतलब उनके मतलब अब इसके क्या कहते हैं उसको, खान पान के लिए या उनके सुरक्षा के लिए उनको पैसा दिया जाएगा। क्योंकि देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स का जो कल्चर है ना, वो काफी अलग कल्चर है। वहाँ पे जो बच्चे होते हैं, वो माँ बाप के साथ नहीं रहते, वो अलग रहते हैं। तो जो बुजुर्ग है, उनको तो किसी की जरूरत है, राइट? बुजुर्ग लोगों को तो बच्चों की जरूरत होती है, लेकिन वो लोग साथ में रहते नहीं है। हम किसी कल्चर को डिमीन नहीं कर सकते। हर जगह की अपनी अपनी कल्चर होती है, हर कल्चर अपने आप में अच्छा होता है। इसे हम लोग सोशियोलॉजी की दुनिया में मल्टी कल्चरलिज्म कहते हैं। मल्टी कल्चरलिज्म कहते हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट है कि सारे कल्चर्स का हमें सम्मान करना चाहिए, ये सब सोशियोलॉजी में आप लोग पढ़ते हो।
इसको हम लोग कहते हैं, ये क्या कहते थे हम लोग, कल्चरल, ऐसा कुछ हम लोग कहते थे। सोशलॉजी में मैंने पढ़ा था काफी दिनों पहले, कि सारे कल्चर्स एक जैसे होने चाहिए, एक जैसे नहीं हो सकते हैं, पर सब कल्चर अपने आप में अच्छा होता है। ओके, तो ये सब उस पर हम लोग नहीं जाएंगे कि उनका कल्चर अच्छा है या बुरा है, बस उनका कल्चर है तो है। ओके, तो वहाँ पे बुजुर्गों के लिए काफी अच्छा सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम वहाँ की सरकार चलाती है, ताकि उनका उनका फायदा हो सके, ओके, ताकि उनको लाभ मिल सके। ऑलराइट, तो चूंकि रिटायरी की संख्या बढ़ रही है, यानी कि सरकार को ज्यादा लोगों को बेनिफिट देना पड़ेगा, तो इससे कुछ लोग परेशान हो गए। कंसर्न मतलब चिंताग्रस्त होना। तो उन लोगों ने क्या किया, एक प्रपोजल दिया। सम मेंबर्स ऑफ द कांग्रेस प्रपोज अ फ्रीज ऑन द प्रोग्राम। उन्होंने क्या प्रपोजल दिया कि जो प्रोग्राम है सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम, इस पे फ्रीज लगा दिया जाए, इस पे थोड़ी सी रोक लगा दी जाए, थोड़ी सी इसकी जो लगाम है उसको कसी जाए, ये उन लोगों ने प्रपोज किया। अच्छा, यहाँ पे कांग्रेस का मतलब कोई पार्टी नहीं है। ओके, यूनाइटेड स्टेट्स की जो कांग्रेस है और इंडिया की जो कांग्रेस है, इन दोनों में अंतर है। इंडिया में कांग्रेस एक पार्टी है, इंडिया में कांग्रेस एक पार्टी है जिसे हम लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस कहते हैं, आईएनसी। इसके अलावा भी बहुत सारी कांग्रेस पार्टी है, जैसे तृणमूल कांग्रेस, तो वो भी एक पार्टी है इंडिया में। और एक जैसे एनसीपी भी एक पार्टी हो गई। तो ये सब पार्टीज है इंडिया में। ओके, पर यूनाइटेड स्टेट्स में कांग्रेस कोई पार्टी नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स में कांग्रेस जो सरकार है ना, जो भी सरकार है उसको, जो पार्लियामेंट है वहाँ की, उसे हम कांग्रेस कहते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में जो पार्लियामेंट है ना, उसी को हम कांग्रेस कहते हैं। ओके, तो अगर आप कभी यूनाइटेड स्टेट्स का कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान पढ़ेंगे, तो उसमें लिखा हुआ है आर्टिकल 1 सेक्शन 1 में, आर्टिकल 1 सेक्शन 1 में, काफी छोटा कॉन्स्टिट्यूशन यूनाइटेड स्टेट्स का, तो आप पढ़ सकते हैं। उसमें लिखा हुआ है कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस के पास सारी पावर है लॉज को बनाने की। तो जितने भी लॉ मेकिंग पावर है वो कांग्रेस के पास है। कांग्रेस यानी कि पार्लियामेंट के पास। ओके, पार्लियामेंट के पास। तो उनके पार्लियामेंट में भी दो हाउस होते हैं, अपर हाउस, लोअर हाउस। अपर हाउस को लोग सेनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सेनेट। और जो लोअर हाउस उनका होता है, उस लोअर हाउस को क्या कहते थे? हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव। यस, लोअर हाउस को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और अपर हाउस को लोग सेनेट कहते हैं, सेनेट। ओके, तो यहाँ कांग्रेस का मतलब कुछ और है। ओके, तो उन्होंने क्या प्रपोज किया कि जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम है उस पर फ्रीज लगाया जाए। अब इस पे कुछ सवाल बन रहे हैं हम लोग के। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल ये कहता है कि इफ एक सेकेंड, ऑलराइट, if the total expenditures were frozen, what would happen to benefits per retiree, to tax payments per worker? यानी कि अगर टोटल एक्सपेंडिचर्स को फ्रोज कर दिया जाए, यानी कि जो गवर्नमेंट खर्च कर रही है एक्सपेंडिचर, उसको अगर फ्रीज कर दिया जाए, तो बेनिफिट्स पर रिटायरी क्या होगा और टैक्स पेमेंट पर वर्कर क्या होगा? ओके, तो इस पे हम लोग को सोचना है, दो चीजें सोचनी है। बेनिफिट्स पर रिटायरी, यानी पर रिटायरी जो बेनिफिट्स मिल रहा है उसमें क्या चेंज आएगा, वो बढ़ेगा या कमेगा? और टैक्स पेमेंट पर वर्कर, टैक्स पेमेंट पर वर्कर, इसमें क्या चेंज आएगा? ये दो चीज हमें देखना है। तो देखिए, अगर एक्सपेंडिचर्स को हम फ्रीज कर दें तो क्या होगा? एक्सपेंडिचर्स को फ्रीज करने से क्या होगा? देखिए, रिटायरी की संख्या बढ़ रही है, एक्सपेंडिचर को आपने फ्रीज कर दिया है ना, रिटायरी की संख्या बढ़ रही है, एक्सपेंडिचर को आपने कर दिया फ्रीज। करेक्ट? तो जो बेनिफिट्स है, जो बेनिफिट्स है जो हर रिटायरी को मिल रहा है, वो धीरे धीरे कम जाएगा, राइट? इट विल डिक्लाइन विथ टाइम, इट विल डिक्लाइन विथ टाइम, क्योंकि एक्सपेंडिचर आप फिक्स कर दे रहे हो और रिटायरी की संख्या बढ़ रही है। जैसे मान लीजिए एक्सपेंडिचर आपके 5,000 रुपये, और पहले रिटायरी है मान लीजिए 500 लोग, एक साल बाद रिटायरी की संख्या बढ़ के हो गई 1,000, तो क्या होगा? यहाँ पे बन जाएंगे 5, यहाँ से 10। तो यहाँ पे पर रिटायरी बेनिफिट है 10, यहाँ पे पर रिटायरी बेनिफिट है 5, तो रिड्यूस हुआ, राइट? तो बेनिफिट पर रिटायरी रिड्यूस हो जाएगी। ओके, अब देखते हैं टैक्स पेमेंट पर वर्कर क्या होगा। तो देखिए, जो वर्कर्स हैं उनकी संख्या बढ़ रही है पर धीरे बढ़ रही है, राइट? यहाँ पे क्या लिखा है? नंबर ऑफ वर्कर्स इज राइजिंग स्लोली। नंबर ऑफ वर्कर्स राइजिंग स्लोली यानी कि नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स, वर्कर्स यानी क्या? टैक्स पेयर्स। रिटायरी तो टैक्स नहीं देंगे, टैक्स वही देंगे जो वर्किंग है। तो टैक्स पेयर्स की संख्या बढ़ रही है पर धीरे धीरे बढ़ रही है, स्लोली बढ़ रही है। तो टैक्स पेमेंट पर वर्कर क्या होगा? अगर नंबर ऑफ टैक्स पेयर
बढ़ रही है स्लोली, तो टैक्स पेमेंट पर वर्कर क्या होगा, वो डिक्लाइन होगा ओवर द टाइम, सो इट विल ऑल्सो डिक्लाइन ओवर द टाइम, इट विल ऑल्सो डिक्लाइन ओवर द टाइम। ओके, ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इफ द बेनिफिट्स पर रिटायरी वर फ्रोजन, अब बेनिफिट्स को अगर हम फ्रोज कर दें, व्हाट वुड हैपन टू टोटल एक्सपेंडिचर टू टैक्स पेमेंट पर वर्कर। हम अगर टोटल रिटायरी बेनिफिट्स को फ्रीज कर दें, ठीक है, तो टोटल बेनिफिट पर रिटायरी अगर हम फ्रीज कर दें, ओके, और यहाँ पे एक और क्या पूछा है, टैक्स पेमेंट पर वर्कर, तो टैक्स पेमेंट पर वर्कर पे क्या असर पड़ेगा, टैक्स पेमेंट पर वर्कर क्या चेंज होगा, और टोटल बेनिफिट पर रिटायरी अगर हम लोग फ्रीज कर दें तो एक्सपेंडिचर पे क्या असर पड़ेगा, ये पूछ रहे हैं, ये दो सवाल है उनका। अगर टोटल बेनिफिट्स पर रिटायरी फ्रीज कर दें तो एक्सपेंडिचर पे क्या प्रभाव पड़ेगा, और टैक्स पेमेंट पर वर्कर पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ओके, अब जरा सोच के देखिए, अगर बेनिफिट्स पर रिटायरी हम फ्रीज कर दें, यानी कि हम फ्रीज कर दें कि हर रिटायरी को कितना पैसा मिलेगा, वो अगर हम फ्रीज कर दें कि हर रिटायरी को 5 रुपए ही मिलेंगे या हर रिटायरी को 10 रुपए ही मिलेंगे, तो जब हम फ्रीज कर देंगे तो हमारा एक्सपेंडिचर विल राइज, तब हम एक्सपेंडिचर बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमने बेनिफिट्स को फ्रीज कर रखा है, तब हम एक्सपेंडिचर को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे क्या था, यहाँ एक्सपेंडिचर फ्रीज था, यहाँ एक्सपेंडिचर फ्रीज था, तो क्या हुआ, बेनिफिट्स पर रिटायरी कमा, पर यहाँ पे क्या है, हमने बेनिफिट्स को फ्रीज कर दिया तो एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, एक्सपेंडिचर विल राइज। ओके, और ये जो राइजिंग एक्सपेंडिचर है, ये जो सरकार का जो खर्चा जो राइज हो रहा है, जो इंक्रीज कर रहा है, वो खर्चा गवर्नमेंट कहाँ से करेगी, टैक्स लगा के करेगी, राइट। और टैक्स किन पे लगाएगी, जो वर्किंग है, जो वर्किंग है उन पे टैक्स लगेगा। तो ये जो इंक्रीज एक्सपेंडिचर है उसको फुलफिल करने के लिए पर वर्कर टैक्स पे इंक्रीज होगा, सो दिस विल आल्सो, इट विल आल्सो इंक्रीज, इट विल आल्सो इंक्रीज, ये भी बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा, इट विल आल्सो इंक्रीज, लेकिन उतनी तेजी से नहीं बढ़ेगा जितनी तेजी से रिटायरी की संख्या बढ़ रही है, क्योंकि ये स्लो है, क्वेश्चन में ये स्लो दिया हुआ है। ओके, तो इसमें क्या है, दोनों फॉल, इसमें क्या है, दोनों इंक्रीज। तीसरा क्वेश्चन क्या था, इफ टैक्स पेमेंट्स पर वर्कर वर फ्रोजन व्हाट वुड हैपन टू टोटल एक्सपेंडिचर। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि पर वर्कर जो टैक्स पेमेंट है उसको फ्रीज कर दे रहे हैं। अब बताइए कि टोटल एक्सपेंडिचर पे क्या असर पड़ेगा, टोटल बेनिफिट पर रिटायरी पे क्या असर पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, टैक्स पेमेंट पर वर्कर जो है वो अब फ्रीज कर दे रहे हैं, उसको अब कांस्टेंट कर दे रहे हैं या रोक दे रहे हैं। तो इससे बेनिफिट्स पर रिटायरी पे क्या असर पड़ेगा, बेनिफिट्स पर रिटायर यानी हर व्यक्ति को जो बेनिफिट मिलता है, जो हर रिटायर्ड व्यक्ति को जो बेनिफिट मिलता है उस पर क्या असर पड़ेगा। और एक क्वेश्चन क्या पूछा है, टोटल एक्सपेंडिचर पे क्या असर पड़ेगा, टोटल एक्सपेंडिचर पे क्या असर पड़ेगा। ध्यान रखना है किस चीज को फ्रीज किया जा रहा है। देखिए तीन ही चीज है, एक तो टैक्स पेमेंट पर वर्कर, एक्सपेंडिचर और बेनिफिट पर रिटायरी। तीन क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, तीनों में किसी एक को फ्रीज किया है, बाकी दो पूछ रहे हैं, राइट। जैसे इस वाले में टैक्स पेमेंट को फ्रीज किया, बाकी दो पूछा, इस वाले में टोटल बेनिफिट्स को फ्रीज किया, बाकी दो पूछा, और इस वाले में एक्सपेंडिचर को फ्रीज किया था, बाकी दो पूछा था। तो क्वेश्चन बड़ा इजी है। ओके, तो अगर हम लोग की टैक्स पेमेंट पर वर्कर फ्रीज हो जाएगी तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या होगा, टोटल एक्सपेंडिचर भी राइज करेगा, टोटल एक्सपेंडिचर इज गोइंग टू बी राइज, इट विल राइज। क्यों, क्योंकि जो टैक्स पेमेंट पर वर्कर है वो फ्रीज हो जा रहा है, यानी कि जो पैसा आने का है गवर्नमेंट के पास वो पैसा कम, वो पैसा रुक जा रहा है, फ्रीज हो जा रहा है, तो पैसा आ नहीं रहा सरकार के पास, तो सरकार को जो खर्चा है वो अलग महीने से करना पड़ेगा, तो टोटल एक्सपेंडिचर विल राइज। ओके, टोटल एक्सपेंडिचर राइज करेगी पर धीमे राइज करेगी, इट विल राइज स्लोली एट द सेम रेट एज द ग्रोथ ऑफ द नंबर ऑफ वर्कर्स, यानी जितने वर्कर्स की संख्या बढ़ेगी उसी स्पीड पे टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, क्योंकि टैक्स देने वाले जितने होंगे उतना ही खर्चा हम करेंगे, राइट। सो इट विल इंक्रीज एट द सेम पेस। अब चूंकि रिटायरी की संख्या बहुत तेजी में बढ़ रही है, रिटायरी की संख्या बहुत तेजी में बढ़ रही है और एक्सपेंडिचर कम गया, एक्सपेंडिचर जो है वो हमारा, सॉरी एक्सपेंडिचर बढ़ गया। ओके, एक्सपेंडिचर बढ़ गया, रिटायरी की संख्या भी बढ़ रही है, तो क्या होगा, जो नंबर ऑफ रिटायरीज है दे आर राइजिंग एंड द बेनिफिट पर रिटायरी विल बी डिक्लाइनिंग, सो इट विल डिक्लाइन, इट विल डिक्लाइन, इट विल डिक्लाइन। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर ज्यादा है। अगर बेनिफिट ऊपर रखें हम लोग और नंबर ऑफ रिटायरी नीचे रखें, सोच के देखिए आप, ये वाली बहुत तेजी में बढ़ रही है, नंबर ऑफ रिटायरी इज इंक्रीजिंग वेरी फास्टर, benefit is not increasing that faster, so the total value of this benefit per retiree will fall, so that's why it will decline. Okay, so that's why it will decline.
एक और क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट डू योर आंसर टू पार्ट ए बी सी इम्प्लाई अबाउट द डिफिकल्टी डिसीजन फेस बाय द पॉलिसी मेकर। हाँ, अब ये जो तीनों में हमारा जो आंसर आया, इससे आपको क्या समझ में आता है, बेचारा जो पॉलिसी मेकर है उसकी दुविधा आपको कैसे समझ में आती है। तो इसकी दुविधा क्या है, इसकी दुविधा ये है कि जो पॉलिसी मेकर है उसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा किसी एक चीज के साथ, वो तीनों को नहीं बढ़ा सकता। वो टोटल एक्सपेंडिचर, बेनिफिट्स पर रिटायरी और टैक्स पेमेंट पर वर्कर, ये तीनों चीज वो इंप्रूव नहीं कर सकता एक साथ। कोई एक चीज को उसको छोड़ना पड़ेगा, कोई एक चीज को छोड़ना पड़ेगा या कोई एक चीज को फिक्स करना पड़ेगा, बाकी दो पे उसका इम्पैक्ट होगा, बाकी दो पे उसका इम्पैक्ट होगा। तो उसके लिए ये दुविधा है। और यही इकोनॉमिक्स का पहला जब हम लोग पढ़ते हैं ना 10 रूल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, हम जब पढ़ते हैं 10 रूल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के पहले क्लास में हमें 10 रूल पढ़ाए जाते हैं, 10 रूल पढ़ाए जाते हैं, आप लोगों ने सब ने पढ़ा होगा 10 रूल। तो क्या कोई मुझे बता पाएगा कि ये जो कॉम्प्रोमाइज कर रहा है पॉलिसी मेकर, कि तीनों में से वो तीनों को नहीं इंप्रूव कर सकता, ये इकोनॉमिक्स के 10 रूल में से कौन से रूल के अंडर आता है, विच रूल के अंडर ये आ रहा है ये फंडा। ये मुझे कमेंट करके आप लोग बताएंगे, ये आज का क्वेश्चन है। ये जो तीनों में, तीनों को एक साथ इंप्रूव नहीं कर पा रहा है पॉलिसी मेकर, ये इकोनॉमिक्स के कौन से रूल के अंडर हो रहा है। 10 रूल होते हैं, वो रूल बताना है आपको, ठीक है, कमेंट सेक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इसका आंसर देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 9 है, और ये वाला क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो देखते वक्त कभी भी लगे कि वीडियो अच्छा है, वैल्यूबल है ना, इस तरह से कोई सॉल्यूशन बता रहा है आंसर राइटिंग अप्रोच के साथ आप लोगों के लिए फ्री में, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। ये किसके लिए, ये मेरे लिए नहीं, ये आप लोगों के लिए। लाइक और कमेंट करना बहुत जरूरी है। लाइक करने से क्या होता है ना, यूट्यूब के एल्गोरिदम में वो आता है और मुझे फायदा होता है। आप लोग वीडियो देख के चले जाते हो, लाइक्स नहीं होते। मैं देखता हूँ मतलब मेरे वीडियोस में हजारों में व्यूज तो है, हजारों में, पर लाइक्स 100 में भी नहीं है। लाइक्स जो है वो 100 में भी नहीं है, कमेंट्स जो है वो 50 में भी नहीं है। तो ये जो है ये चीज़ थोड़ी तकलीफ देती है मुझे, ये थोड़ा मुझे मोटिवेशन मेरा मुझे डिमोटिवेट करता है ये। अगर आप लोग लाइक्स करोगे, अगर आप लोग कमेंट्स करोगे तो मुझे ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। और मैं तो कमेंट ऑफ द डे भी डालता हूँ, जो सबसे बढ़िया कमेंट आएगा वो मैं डालूंगा कम्युनिटी में। कम्युनिटी पोस्ट जरूर फॉलो करिए दोस्तों। कम्युनिटी पोस्ट में मैं क्वेश्चंस और क्विजेस भी दे रहा हूँ अभी आजकल, जो आप लोगों के टेस्टिंग के लिए बहुत अच्छा है। आप खुद को टेस्ट कर पाओगे कि आप कितना सीख रहे हो। ओके, पढ़ाई का उद्देश्य सिर्फ पढ़ाई करना नहीं होता और नंबर लाना नहीं होता है। पढ़ाई का उद्देश्य एक अच्छा व्यक्ति बनना है, विचारों में परिवर्तन होना चाहिए, है ना। तो विचारों में परिवर्तन के लिए आपको जुड़े रहना पड़ेगा, कम्युनिटी पोस्ट देखने पड़ेंगे, कमेंट ऑफ द डे जो है वो आपका भी आ सकता है, इसलिए अच्छे कमेंट्स करने पड़ेंगे। और लाइक्स, देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कि ये मैं आपके लिए कह रहा हूँ मुझे इससे कोई फायदा नहीं होगा, नहीं बिल्कुल फायदा होगा मुझे, इससे मेरा भी फायदा है। मैं आपको झूठा बात नहीं कहूँगा आपसे। अगर आप लाइक और कमेंट करोगे तो मेरा यूट्यूब चैनल ग्रो करेगा, ये मैं बिल्कुल खुलेआम कहता हूँ। लेकिन यूट्यूब चैनल ग्रो करना मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं है। अगर मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यूट्यूब चैनल ग्रो करना होता तो मैं यहाँ पे बैठ के इकोनॉमिक्स के क्लासेस नहीं सॉल्व कर रहा होता। मैं भी दूसरे यूट्यूबर्स की तरह ऑनलाइन आके कुछ भी बकवास करता, है ना। मैं भी अपने घर में डेली ब्लॉग्स बनाता कि हाय फ्रेंड्स, आज सुबह हो गई, आज मैंने चाय पिया, आज मैंने बिस्किट खाया, ये सब मैं ब्लॉग्स बनाता। लेकिन मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है। मुझे इंटरेस्ट है सोसाइटी में कुछ इनपुट डालने का। जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं उनको एक उनके साथ एक कम्युनिटी बनाने का, एक एक फैमिली टाइप की एक बनाने का, कि एक ग्रुप हो जिसमें इकोनॉमिक्स की बातचीत हो, जिसमें इंटेलेक्ट की बातचीत हो, इंटेलेक्ट वाली बातचीत हो। ओके, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। हाँ, मेरे वीडियोस ऐसे ही रहते हैं, आप देख सकते हो। तो इसलिए मैं यूट्यूब पे हूँ, एक क्वालिटी कंटेंट बनाने के लिए। लाइक्स एंड कमेंट्स तो होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, पर वो सेकेंडरी है, वो प्राइमरी नहीं है। आपको इसलिए मैं कहता हूँ अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक करो। किसी भी मोमेंट पे आपको लगे कि हाँ वीडियोस अच्छा है, काम का है, तो जरूर लाइक करो। ओके, अगर मुझे यूट्यूब से ये कुछ बहुत पैसे वैसे कमाने रहते तो मैं 2 साल का ब्रेक नहीं लेता। 2 साल बाद मैं आ रहा हूँ वापस यूट्यूब पे वीडियो बनाने। कुछ निजी वजह थी जिनकी वजह से नहीं बना पा रहा था। तो मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी मेरे लिए थोड़ा सा कुछ करें। ओके, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 9,
क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? ये कहता है कि कैटेगराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग फंडिंग स्कीम्स एज एग्जांपल्स ऑफ द बेनिफिट प्रिंसिपल और द एबिलिटी टू पे। तो सबसे पहले मैं इन दोनों के बारे में आपको बता दूं, बेनिफिट प्रिंसिपल क्या होता है और एबिलिटी टू पे क्या होता है। देखिए, टैक्सेशन का ये बेसिक फंडामेंटल है, टैक्सेशन प्रिंसिपल्स की ये बेसिक है। जिससे कि मैं कह रहा था पब्लिक फाइनेंस में हम लोग पढ़ते हैं। टैक्स लगाने का जो तरीका है वो दो तरीकों से टैक्स लग सकता है, मेजरली दो तरीकों से टैक्स लगता है। एक बेनिफिट प्रिंसिपल के आधार पे और एक एबिलिटी टू पे के आधार पे। बेनिफिट प्रिंसिपल क्या कहता है कि उन लोगों से टैक्स लो, उन लोगों से टैक्स लो जिनको बेनिफिट मिल रहा है। तो टैक्स दोस हु आर गेटिंग बेनिफिट, उन लोगों को बोलो टैक्स देने के लिए जिनको उस टैक्स से ना उस टैक्स की वजह से जो प्रोडक्ट जो सर्विस उनको मुहैया कराई जा रही है, उस मुहैया कराने वाले प्रोडक्ट या सर्विस का जो बेनिफिट उठा रहे हैं उनको बोलो टैक्स दे। एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। जैसे सरकार ने क्या किया, एक हाईवे बनाया, ठीक है। हाईवे पे टोल टैक्स होता है, राइट, टोल लगता है हमें, हाईवे पे टोल टैक्स लगता है। हाईवे पे टोल टैक्स कौन देता है? हाईवे पे टोल टैक्स वही व्यक्ति देगा जो अपनी गाड़ी हाईवे पे ले जाएगा। जो व्यक्ति हाईवे पे अपना गाड़ी ले ही नहीं जाएगा वो तो टोल टैक्स नहीं देगा। यानी कि इस हाईवे का बेनिफिट जो बंदा उठा रहा है, फायदा लाभ, जो बंदा इस हाईवे का लाभ या बेनिफिट उठा रहा है, उसी को वो टैक्स देना है। जो नहीं उठा रहा है उसे नहीं देना। यानी जिसे बेनिफिट मिल रहा है वही सिर्फ टैक्स देगा। इसे हम कहते हैं बेनिफिट प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन। ओके, बेनिफिट प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन। दूसरा प्रिंसिपल क्या है? एबिलिटी टू पे। एबिलिटी टू पे मतलब होता है कि वो व्यक्ति टैक्स देगा जिसका जो क्षमता है, वो व्यक्ति उतना ही टैक्स देगा जिसका जो क्षमता है। जैसे हमारी इनकम टैक्स, इनकम टैक्स जो है वो एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल पे काम करती है, क्योंकि अलग अलग स्लैब्स रहता है। 0 से 7 लाख, 0 से 7 लाख आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, नहीं। क्योंकि हमारी जो भारत की जो अर्थव्यवस्था है, भारत की जो इकोनॉमी है, उसमें अगर कोई व्यक्ति साल में 7 लाख रुपए तक कमा रहा है, उस पर टैक्स लगाना नाजायज होगा, अनफेयर होगा। क्यों? क्योंकि भाई उसकी ऑलरेडी इनकम इतनी कम है, 7 लाख रुपए महीने की, सॉरी महीने बहुत बता रहा हूँ, साल की इनकम 7 लाख रुपए है। वो अपना डेली खर्चे नहीं निकाल पाएगा। उसका डिस्पोजेबल इनकम जो है वही उसके कंजम्पशन को पूरा कर दे, उससे मतलब बहुत बड़ी बात है। उस पर भी बेचारे पे तुम क्यों टैक्स लगा के उसकी जिंदगी को हराम कर रहे हो? करेक्ट। अगर मैं अब 7 लाख तो मैक्सिमम लिमिट है, काफी लोग हैं इस देश में जो साल के 2 लाख कमाते हैं, जो साल के 3 लाख कमाते हैं। ऐसे लोगों पे अगर आप भरपूर मात्रा में टैक्स लगा दोगे, तब तो वो फिर हमारा वो हो गया ना, क्या बोलते हैं, अंग्रेजों का जमाना हो गया। अंग्रेजों के जमाने में भरपूर टैक्स लगते थे, जम के टैक्स लगते थे। तो अगर आप 5 लाख 7 लाख वालों पे टैक्स लगा दोगे तो फिर उनका जीना मुश्किल हो जाएगा इस देश में। तो इसलिए क्या सिस्टम किया गया है कि भाई आप क्या करो, 0 से 7 लाख तक कोई टैक्स मत दो, डोंट पे एनी टैक्स। ओके। अब क्या है, अब एक इसके ऊपर एक और स्लैब बना दो, इसके ऊपर एक और स्लैब आप बना दो। क्या स्लैब बना दो? कि जिनका इनकम 7 लाख से 10 लाख है वो एक पर्टिकुलर टैक्स देंगे, मान लीजिए 10%। अच्छा, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। जरूरी नहीं है कि यही परसेंटेज हो या यही स्लैब्स हो। ओके, इट्स जस्ट एन एग्जांपल। ओके। हमारा अगर आप एक्चुअल देखोगे तो एक्चुअल इज वेरी डिफरेंट। एक्चुअल इज वेरी डिफरेंट। एक्चुअल में क्या कहते हैं कि 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता है, 3 लाख तक। ओके, 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता है। फिर 3 लाख से 6 लाख तक आपको 5% टैक्स लगता है। फिर अगर आप 6 लाख से 9 लाख तक जाओगे तो 10% लगेगा। तो न्यू टैक्स रेजिम में ये सिस्टम बनाया गया है। ओके, पर इसमें भी कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि एग्जाम्पशंस मिलता है। जैसे कि अगर आप इन्वेस्टमेंट दिखाओगे तो आपको और भी उस पर रिबेट मिलेगा, उस पर छूट मिलेगी आपको। किसी दिन मैं अगर इंडियन बजट पे क्लास लूंगा तो मैं जरूर बताऊंगा। इंडियन बजट पे तो क्लास होगा ही, क्योंकि कुछ ही दिनों में बजट आने वाला है, कुछ ही दिनों में इकोनॉमिक सर्वे भी आएगा, बजट भी आएगा। एक और क्वेश्चन आज के लिए, एक और क्वेश्चन आज के लिए आपसे पूछता हूँ। क्या आप मुझे बता पाएंगे कि बजट कौन से दिन आता है? जो यूनियन बजट है वो कौन से दिन आता है? डे बताना है आपको कमेंट में, ये मुझे बताएं कौन से दिन आता है। ओके, तो ये एक और क्वेश्चन आपके लिए। तो आज दो क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो अबिलिटी टू पे प्रिंसिपल क्या कहते हैं कि जिसका जितना इनकम वो उतना टैक्स देगा। दो प्रिंसिपल पे काम करती है, ठीक है। अब यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछे गए, हमें बताना है कि ये 3 क्वेश्चन में से कौन सा बेनिफिट प्रिंसिपल होगा, कौन सा एबिलिटी प्रिंसिपल होगा, ठीक है। चलिए,
पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विजिटर्स टू मेनी नेशनल पार्क्स पे एंट्रेंस फी। देखिए भारत में बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं, सारे नेशनल पार्क में अगर आप एंटर करना चाहो तो आपको एक एंट्री फी देनी पड़ती है। तो ये कौन से प्रिंसिपल पे हुआ, बेनिफिट पे या एबिलिटी पे? इसका साफ आंसर है कि ये बेनिफिट प्रिंसिपल। क्यों बेनिफिट, क्यों? क्योंकि देखिए वो इसलिए हुआ क्योंकि मैं पैसा दे रहा हूँ और उस पार्क का जो नज़ारा है, उस पार्क में जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, उस पार्क की जो स्टडी है वो मैं ही कर रहा हूँ। जो इंसान पैसे नहीं दे रहा है उसको वो नज़ारा या वो डिटेल स्टडी नहीं मिल रही है, यानी मुझे बेनिफिट मिल रहा है इसलिए पैसे भी मैं दे रहा हूँ। तो ये हो गया बेनिफिट प्रिंसिपल, इसमें कोई बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं थी। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, लोकल प्रॉपर्टी टैक्सेस सपोर्ट एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी स्कूल्स। जो लोकल प्रॉपर्टी टैक्स है, उन टैक्सेस से जो स्कूल्स है वो चलते हैं। तो ये कौन सा टैक्स है, ये होगा एबिलिटी टू पे। एबिलिटी टू पे क्यों होगा, क्योंकि ये टैक्सेस जो लोकल टैक्सेस है वही व्यक्ति देगा जो देने की क्षमता रखता है, जिसकी इनकम एक सर्टेन लेवल के ऊपर है। बेनिफिट पे ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए मान लीजिए एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है, इन दोनों में से इसने टैक्स दिया, इसने टैक्स नहीं दिया, इसने दिया इसने नहीं दिया। ए का बच्चा है एक, ए का एक बच्चा है एक्स और बी का एक बच्चा है वाई। एक गवर्नमेंट स्कूल है, एक गवर्नमेंट स्कूल है जो गवर्नमेंट चलाती है टैक्स के पैसों से, यानी ए के पैसों से ये स्कूल चलता है। हालांकि और भी लोग होते हैं इकोनॉमी में, पर अभी के लिए मान लीजिए कि सिर्फ ए और बी है, ए के पैसे पे ये टैक्स ये स्कूल चलता है। लेकिन ये जो स्कूल है ये ए के बच्चे को भी एडमिशन देगा और बी के बच्चे को भी एडमिशन देगा। ये स्कूल ये नहीं कह सकता कि वाई जो है, जो वाई बच्चा है उसके पिता ने टैक्स नहीं दिया है तो इस बच्चे को एडमिशन नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं कर सकता उसको। गवर्नमेंट स्कूल है वो सबको एडमिशन देगा, यानी कि इस स्कूल का बेनिफिट उसे भी मिल रहा है जिसने टैक्स दिया है और उसे भी मिल रहा है जिसने टैक्स नहीं दिया है। करेक्ट, इस स्कूल का बेनिफिट उसे भी मिल रहा है जिसने टैक्स दिया है और उसे भी मिल रहा है जिसने नहीं दिया। तो फिर ये बेनिफिट प्रिंसिपल पे कैसे लगा सकते हो आप, नहीं लगा सकते। बेनिफिट प्रिंसिपल पे ये टैक्स आप नहीं लगा सकते। सिमिलर विद गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, सिमिलर विद गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। गवर्नमेंट हॉस्पिटल सोच के देखिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाने में बहुत पैसा लगता है, बहुत टैक्स लगता है। तो इतना एक हॉस्पिटल अगर बनाना है तो क्या होगा, उसके लिए टैक्स का पैसा लगेगा। और वो टैक्स के पैसे कहाँ से आएंगे, जो हायर इनकम पीपल है, जिनकी इनकम 5 लाख 7 लाख से ऊपर है, वो लोग टैक्स देंगे तब जाके ये अस्पताल बनेगा। अब ये अस्पताल बना, ये मान लीजिए एक अस्पताल बना, इस अस्पताल में ज्यादातर सर्विस कौन लेंगे, क्या ये 5 लाख 7 लाख वाले लोग लेंगे? जी नहीं, इस अस्पताल में ज्यादातर सर्विस वो लेंगे जिनकी महीने की इनकम 5 लाख 7 लाख क्या, जिनकी महीने की इनकम मतलब 2-2.5 हजार भी नहीं है। जी बिल्कुल, मार्जिनल वर्कर्स जो है, जो मार्जिनल वर्कर्स है, जो डेली लेबरर्स हैं, जो बिल्कुल गरीब लोग हैं, वो लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सर्विस लेंगे। क्योंकि ये जो अमीर लोग हैं, जो 5 लाख 7 लाख 10 लाख कमाने वाले लोग हैं, ये लोग तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं, इनकी तो इंश्योरेंस करी रहती है। जबकि ये टैक्स दे रहे हैं पर ये बेनिफिट नहीं ले रहे उस चीज का। बेनिफिट कौन ले रहा है, कोई और ही ले रहा है बेनिफिट, और इन्होंने टैक्स नहीं दे रखा है, इन्होंने इनकम टैक्स नहीं दे रखा है। तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट स्कूल को कभी भी बेनिफिट प्रिंसिपल पे टैक्स नहीं लगा सकते, आपको एबिलिटी टू पे पे ही लगाना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा एबिलिटी टू पे। अच्छा, इसके बाद एयरपोर्ट ट्रस्ट फंड्स। An airport trust fund collects a tax on each plane ticket sold and uses the money to improve airports and the air traffic control system। तो एक एयरपोर्ट टैक्स फंड है, ट्रस्ट फंड है, वो क्या करता है, जितने भी टिकट बिक रहे हैं उस टिकट पे टैक्स लगाता है। जैसे मान लीजिए 10% टैक्स वो डाल रहा है टिकट पे, यानी अगर 7 हजार रुपए का टिकट है तो 10% इस पे और लगा दो आप, तो हो जाएगा 7,700 का टिकट। तो ये जो 700 रुपए जो वो टैक्स कलेक्ट कर रहा है, उन टैक्स के पैसों का क्या करता है वो, एयरपोर्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है और एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम को इम्प्रूव करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी होती है एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम। इसी से पूरा जो हवाई सिस्टम है, कि कौन सी फ्लाइट कब लैंड होगी, कौन सी फ्लाइट कब टेक ऑफ करेगी, कौन सी फ्लाइट डिले हो गई, कौन सी फ्लाइट नहीं डिले हुई, ये सारा सिस्टम जो है ये एयर ट्रैफिक कंट्रोल वाले इसका ध्यान रखते हैं। बहुत ही पेचीदा काम है, बहुत ही दिग्गज होंगे वो व्यक्ति जो इस पे काम करते हैं। ठीक है, तो जो टैक्स का पैसा आ रहा है टिकट से, उन पैसों का वो फंड क्या करती है, इंप्रूवमेंट करती है एयरपोर्ट में और एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम को सुधारती है, जो कि बहुत जरूरी काम है। अब आप बताओ कि ये कौन सा अप्रोच पे काम करेगा। अब तक आपको समझ में आ गया होगा इन दो सवालों से कि ये भी बेनिफिट प्रिंसिपल अप्रोच पे है।
क्योंकि ये जो टैक्स लगा रहे हैं ये लोग, इस टैक्स वो इम्प्रूव क्या कर रहे हैं, इस टैक्स से क्या वो अस्पताल इम्प्रूव कर रहे हैं, क्या वो स्कूल इम्प्रूव कर रहे हैं, क्या वो सड़क इम्प्रूव कर रहे हैं? जी नहीं। इस पैसों से वो एयरपोर्ट को ही इम्प्रूव कर रहे हैं। और एयरपोर्ट को इम्प्रूव करने का मतलब क्या है? उन्हीं व्यक्ति को फायदा होगा जो एयरपोर्ट की सर्विस लेते हैं, उन्हीं व्यक्ति को बेनिफिट्स होगा जो एयर में ट्रेवल करते हैं, यानी कि एयर ट्रेवलर्स को बेनिफिट होगा। और एयर ट्रेवलर्स ही वो थे जिन्होंने टैक्स दिया था अपने टिकट खरीदने के समय। तो मैंने टैक्स दिया टिकट खरीदने के समय, और बदले में मुझे बेनिफिट क्या मिला? एक शानदार सा एयरपोर्ट मिल गया, एक शानदार सा एयर कंट्रोल सिस्टम मिल गया, और एकदम बहुत ही फर्स्ट क्लास एयरपोर्ट हो गया। अगर आप कभी बैंगलोर आए तो ट्राई करिएगा बैंगलोर की T2 यानी सेकंड टर्मिनल वाले एयरपोर्ट वाले फ्लाइट्स को खरीदने का कोशिश करिएगा। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा फ्लाइट लें जो सेकंड टर्मिनल पे होके जाता है, और आप एक बार बैंगलोर में सेकंड टर्मिनल का दर्शन करें, आपके पैरों तमीन जमीन खिसक जाएगी। इतनी शानदार एयरपोर्ट बनाई है उन लोगों ने, इतनी शानदार टर्मिनल है बैंगलोर की। तो ये जो टर्मिनल बना, ये टर्मिनल बनने का टैक्स का पैसा लगा होगा। और टैक्स का पैसा अगर उन लोगों ने टिकट से लिया है, अगर मान लीजिए टिकट पे टैक्स लगा के उन लोगों ने पैसा लिया है, तो ये जो टैक्स है ये जायज टैक्स है, क्योंकि अगर उन्होंने हमसे पैसा लिया तो हमें बेनिफिट भी दे रहे हैं, राइट? सो दिस इज द बेनिफिट प्रिंसिपल अप्रोच। ये दो क्वेश्चन आज के लिए था। मैं उम्मीद करता हूँ ये दो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बड़े शानदार से क्वेश्चन थे, बड़े दिलचस्प क्वेश्चन थे। और मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पे हम अगले चैप्टर को डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर का कोई पार्ट 2 नहीं आएगा, मैं आज ही आपको बता दूं, ताकि आप लोग कोई बेकार सा उम्मीद ना लगा करके कि कोई पार्ट 2 आएगा। ये एक ही रहेगा, क्योंकि ये उतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है। अब हम सीधे चले जाएंगे चैप्टर नंबर 13। चैप्टर 13 हमारा कौन सा चैप्टर, एक बार मैं देख लेता हूँ। चैप्टर 13 है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चैप्टर 13 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे हम लोग की नेक्स्ट वीडियो आने वाली है। तो मैं शायद उम्मीद करता हूँ कि उसमें बहुत सारे पार्ट्स होंगे, तो बने रहिएगा। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। जो 2 सवाल मैंने पूछे हैं वो भी आप कमेंट करेंगे कि कौन से रूल के तहत ये कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे पॉलिसी मेकर्स, और बजट कौन से दिन आता है, ये भी मैंने एक सवाल पूछा है। ये 2 सवाल का जवाब आप कमेंट में दीजिएगा। जिसका आंसर सबसे शानदार रहेगा उसके कमेंट को मैं करूंगा पिन, जैसे कि मैं करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।